नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। झारखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस बार सदन का नजारा बदला बदला दिखाई देगा और पिछले 5 साल तक सत्ता पक्ष की ओर से बैठने वाले बीजेपी विधायक इस बार विपक्ष में बैठेंगे और सत्ता पक्ष में जेएमएम और कांग्रेस के विधायक नजर आएंगे। सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बगल में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम बैठेंगे। वहीं विपक्षी दल ने अब तक किसी को अपना नेता नहीं चुना, जिससे वरिष्ठता के आधार पर उनकी सीट का भी निर्धारण किया गया है। वहीं इस बार सदन में 16 साल बाद झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी एक विधायक के तौर पर नजर आएंगे। वहीं 3 सबसे पुराने चेहरे बीजेपी के सीपी सिंह, जेएमएम के नलिन सोरेन और जेवीएम के प्रदीप यादव भी सदन में मौजूद रहेंगे। राज्य गठन के बाद से ये लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। इसके साथ ही सदन में कई विधायकों की आपसी रिश्तेदारी भी नजर आएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका और बरहेट से चुनाव जीते हैं, वहीं उनकी भाभी सीता सोरेन जामा से चुनाव जीती हैं। दोनों देवर भाभी सत्ता पक्ष की ओर से रहेंगे। टुंडी से जेएमएम विधायक मथुरा महतो चुनाव जीते हैं, वहीं उनके दामाद मांडू से जेपी पटेल बीजेपी से जीते हैं। सदन के अंदर दोनों ससुर दामाद आमने सामने होंगे। रिश्तेदारी में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह और एनसीपी के कमलेश सिंह समधी हुआ करते हैं। ये दोनों भी सत्ता पक्ष की ओर से सदन में मौजूद रहेंगे। इधर सियासी गलियारों से ये खबर आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन बरहेट की सीट छोड़ सकते हैं और वे विधानसभा सदस्य के रूप में दुमका सीट से ही शपथ लेंगे। इसके साथ ही बरहेट सीट से उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि कल साहेबगंज में जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत में संकेत दिए थे कि वे दुमका या बरहेट किस सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसका खुलासा जल्द हो सकता है। पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंचे 22 विधायकों में से 5 महिलाएं भी शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 4 और बीजेपी से 1 महिला विधायक हैं। वहीं 25 ऐसे विधायक हैं जिन पर लंबे समय बाद एक बार फिर से जनता ने भरोसा जताया, जबकि 33 विधायक लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं। बहुत खुश हैं और पार्टी हम पर भरोसा किए थे और टिकट दिए और जीत कर हम आए। कभी सोची थी जो विधानसभा का सत्र को नहीं, कभी तो नहीं सोचे थे। अपने विधानसभा के लिए, अपने जिला के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ सोचा था और सोचा था उसको साकार करने का पटल पर हम जा रहे हैं। तो हम लोग खुशी के साथ और एक मजबूत धारदार विपक्ष की भूमिका के साथ हम लोग प्रवेश करेंगे और हम लोग विपक्ष में रहकर जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। भावना को तो एक लाइन में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन जिम्मेवारी का एहसास हो रहा है कि जिम्मेवारी मिली है क्षेत्र का, उम्मीद ज़्यादा है। उसको कैसे कर पाए ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। आज से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और ऐसा पहली बार होगा कि सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा। वहीं सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे जेवीएम के भी बीजेपी में विलय की अटकलें थी। हालांकि इस पर पार्टी ने विराम लगा दिया है। झारखंड विधानसभा में ये पहला मौका होगा जब सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रहेगी। 5 साल तक सरकार में रही बीजेपी को इस बार जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। हालांकि पूर्व सीएम रघुवर दास ने सोमवार से शुरू हो रहे विशेष सत्र को लेकर अपने विधायकों को टिप्स जरूर दिए हैं। बात आई कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जो है 14 तारीख के बाद हम लोग को होगा। तब तक ले जो है नेता प्रतिपक्ष का जो है पोस्ट खाली रहेगा, कुर्सी भी खाली रहेगा और हम लोग सब विधायक मिलकर, जो अनुभवी विधायक हैं, सब मिलकर हम लोग उसका जवाब देंगे। दरअसल बीजेपी में आदिवासी और गैर आदिवासी चेहरे पर मामला अटका हुआ है, जिस पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व गंभीरता से विचार कर रहा है और खरमास के बाद विधायक दल के नेता पर मुहर लगने की बातें कही जा रही हैं। अभी तक
किसी को तो नेता नहीं चयन किया? चुन लेगा, सही समय पर चुन लेगा नेता, इसकी चिंता क्या करनी। इन सब के बीच सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे जेवीएम के अचानक बीजेपी में विलय की अटकलें तेज हुई। बातें चलें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है, जिसे जेवीएम नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया। बार बार जब भी बाबूलाल जी चुनाव जीतते हैं तो मर्जर की बात होती है, जब हारते हैं तो चुनाव की मर्जर की बात होती है, जब चुनाव सामने आता है तो मर्जर की बात होती है। लेकिन आज जो पार्टी के अंदर तय हुआ कि हमें पुनर्गठन करके मजबूती के साथ आगे की कदम की लड़ाई को हमें लड़ना है। 81 सीटों पर दम दिखाने वाला जेवीएम महज 3 सीटों पर सिमट चुका है। अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई, जिस पर मंथन के लिए रांची में बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बैठक हुई और पुरानी कार्य समिति को भंग कर दिया गया, जिस पर प्रदीप यादव ने आपत्ति जताई। मंथन के दौरान प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के विचार भी बटे दिखे। आपत्ति नहीं जताई, शब्दों का हेर फेर होता है। हमने इतना ही कहा है कि भाई पुनर्गठित करने का अध्यक्ष जी को अधिकार देना चाहिए और उन्हें सर्वसम्मति से अधिकार मिला है। आज तो पार्टी एकजुट दिखी है, आगे भी एकजुट दिखेगी और भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, कल तूफान आने वाला है, कल भूकंप आने वाला है, यह तो अगर आपके पास वैसे कोई यंत्र हो तब तो आप बेहतर बता सकते हैं। मंथन के बाद जेवीएम एकजुटता का दम भर रहा है और सदन में सरकार के साथ खड़ा रहेगा। ऐसे में कल तक बीजेपी सरकार के साथ रही, आज सुबह बीजेपी के साथ विपक्ष में नजर आएगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस बार सदन में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी एक विधायक के रूप में दिखेंगे। सत्र शुरू होने से पहले जेवीएम के बीजेपी में विलय की चर्चा को बाबूलाल मरांडी ने महज एक अफवाह करार दिया। बाबूलाल मरांडी से बातचीत की संवाददाता कुमारी प्रेरणा ने। आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल मरांडी जी, कितना उत्साह है और इस बार क्या रणनीति के तहत जेवीएम विधानसभा में जाएगा? देखिए, रणनीति उसके लिए कोई नई कोई बनती है नहीं। अभी तो 2-3 आज तो विधानसभा में विधायकों की ओथ होगी, जो मैं सामान्य रूप से समझ सकता हूँ। कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और परसों हमें लगता है कोई अनुपूरक बजट वगैरह ले आएगी सरकार, और अभी तो इतना ही कार्यक्रम है। आपने महागठबंधन को बाहर से समर्थन दिया है, ऐसे में क्या आप महागठबंधन के साथ बैठेंगे? नहीं, बैठने का तो कहीं वो विधानसभा अध्यक्ष इधर बैठाते उधर बैठ जाएंगे, उसमें क्या लगा हुआ है उसमें। खबर सर ये भी आ रही है, रह कर खबर आती है कि जेवीएम का विलय होने वाला है, कांग्रेस में विलय, कभी बीजेपी में विलय की खबरें आती हैं। फिलहाल खबर ये है कि बीजेपी को बाबूलाल मरांडी की जरूरत पड़ रही है। क्या ये खबर आपके हिसाब से सही है? बस खबर का आनंद लेते रहिए और क्या है? कोई सत्यता है इस खबर में? थोड़ी भी सत्यता? क्या बीजेपी हाँ। के लोग आपके संपर्क में हैं? देखिए, हम कहते हैं हम तो सबों से मिलते रहते हैं। जैसे आज भी हाउस जाएंगे तो सबों से मुलाकात होगी और कहीं भी मिलते रहते हैं। कोई मिलना, कोई हम उसको बुरा नहीं मानते हैं कहीं भी। चलिए, फिलहाल बाबूलाल जी का यही कहना है कि ये जो खबरें आ रही हैं कि जेवीएम का विलय बीजेपी में हो सकता है, ये महज एक अफवाह है। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको रांची, जहां से हमारे संवाददाता भुवन हमारे साथ जुड़ गए। भुवन, 5वीं विधानसभा के पहले सत्र की आज से शुरुआत है और ऐसे में नए नवेले विधायकों का आने का दौर शुरू हो गया होगा। क्या कुछ जानकारी, माहौल क्या कुछ है, बताइए। देखिए सुकन्या, यहाँ पे तैयारियां पूरी हो चुकी है और करीब 11 बजे विधानसभा का ये जो पहला सत्र, जो पंचम विधानसभा जो गठित हुई है, उसका ये आज से शुरुआत हो रही है। यहाँ पे जो कांग्रेस के जो विधायक हैं या बीजेपी के या झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ये तमाम विधायक बारी बारी से यहाँ पर शपथ लेंगे और जो प्रोटेम स्पीकर हैं और वो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, स्टीफन मरांडी। इसके अलावे जो हेमंत सरकार के जो मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, हम आपको दिखाना चाहेंगे विजुअल्स भी कि यहाँ पे लगातार बारी बारी से जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और रामेश्वर उरांव पहुँचे हैं। इसके अलावे कई ऐसे जो विधायक जो निर्वाचित हुए हैं
वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। आज पहला दिन है और पहले दिन यहाँ पे जो सदन की कार्यवाही जो होगी वो 11 बजे के करीब में शुरू होगी और सबसे पहले जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनका शपथ ग्रहण होगा और बारी बारी से हर एक विधायक को अपनी भाषा में ये शपथ ग्रहण करने का अवसर इस बार प्रदान किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये यहाँ पर आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम होगी क्योंकि विधानसभा में स्पीकर का नॉमिनेशन भी है। तो स्पीकर के नॉमिनेशन के लिए भी यहाँ पर शपथ ग्रहण के बाद यहाँ नॉमिनेशन होगी और उसके बाद शोक प्रकाश होगा। शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही जो है वो कल तक के लिए स्थगित की जाएगी। तो ये तमाम आज पहला दिन जो है 3 दिवसीय जो ये विधानसभा का जो सत्र है उसमें ये व्यवस्था की गई है और 3 दिनों के विधानसभा के सत्र में उसमें दूसरे दिन जो कल जो होगी वो राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के साथ ही शुरुआत होगी। बन्ना गुप्ता आ चुके हैं जो कि जमशेदपुर पश्चिम के हैं। बन्ना जी क्या कहेंगे? देखिए देखिए राज्य की दिशा और दशा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये राज्य का भला होगा। उन्नति समृद्धि के साथ हम सारे लोग सहयोगी साथी बनके राज्य के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को मदद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, राज्य का विकास करेंगे। तो ये बन्ना गुप्ता है और हाजी हुसैन अंसारी आ चुके हैं, उनसे हम सीधे जानते हैं। कहा जा रहा है कि हेमंत कैबिनेट के भावी मंत्री हैं, आप क्या कहेंगे? मुझे तो पूछना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सीनियर मोस्ट लीडर हैं और जी होना चाहिए। काफी दिन से रहे, रह चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि अध्यक्ष किसको बना रहे हैं आज? मथुरा महतो को, रविंद्र महतो को? अभी तय हो जाएगी, अभी तय हो जाएगी। तो फिलहाल ये हाजी हुसैन अंसारी हैं और ये भी पहुंच चुके हैं, जेएमएम के विधायक हैं, सीनियर मोस्ट जेएमएम के विधायक हैं। इस तरह से लगातार सुकन्या यहाँ पर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं और दूसरे दिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दूसरे दिन कल जो होगी वो उसमें सबसे अहम होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इस बार सरकार जो है वो अनुपूरक बजट भी लाने जा रही है। तो इस तरह से पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है और 3 दिनों के इस विशेष सत्र में काफ़ी गहमागहमी होगी। नई सरकार राज्य में बनी है तो इसको लेकर के पूरी तैयारियां की गई है। उधर चलने के लिए तो चलिए भुवन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इन सब के बीच तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जहां अपने अपने अंदाज में तमाम विधायक यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और इन सब के बीच किस विधायक को क्या जिम्मेदारी मिलेगी इस पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो राजधानी रांची के कांके में जमकर बवाल हुआ है। 2 गुटों में मारपीट के बाद जमकर हंगामा और आगजनी की घटना घटी। बताया ये जा रहा है कि कांके थाने के पास लक्ष्मण महतो चौक के नामकरण को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी। वहीं घर के बाहर टिम्बर में लगी आग पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इधर मारपीट की घटना से आक्रोशित लोगों ने घंटों कांके थाने का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच नोकझोंक भी हुई। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। लक्ष्मण महतो का ये स्टैचू को हटा के वो लोग चाहते हैं कि मुरारी यादव का स्टैचू लगाया जाएगा, जो कि ये हम लोगों का आदिवासी मूलवासी का बिल्कुल हनन है, जो कि हम लोग लोकल वासी कभी नहीं चाहेंगे। एक लड़का जो है वो शराब के नशे में जो है वो दूसरे पक्ष के जो लड़का है उसमें से एक को किसी को मार दिया। मारने के बाद जो है दोनों तरफ से आपस में लोग जो है इकट्ठा होने लगे और दोनों आपस में लड़ने लगे। और उसी दौरान जो है वो एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो मदन महतो जो है उनके सर पर किसी चीज़ से वार कर दिया गया, जिसमें उनके सर पे चोट लगा, जिसको लेकर के जो है वो विवाद और बढ़ गया और उसके बाद जो है कुछ लोग जो है वो घर में आग लगा दी। तापमान में गिरावट भले ही आम लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हो, लेकिन चाय वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। राजधानी रांची में आसमान तो साफ हुआ है, लेकिन ठंड और कनकनी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सुबह सुबह ठंड कम करने के लिए लोगों का इकलौता सहारा चाय बना हुआ है।
चाय दुकानों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। चाय दुकानदारों का भी मानना है कि तापमान में गिरावट होती है तो उनकी बिक्री बढ़ जाती है। का मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कल के मौसम की बात अगर छोड़ दे तो बीते कई दिनों से लगातार यहाँ छिटपुट बारिश देखने को मिल रही थी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटे तक यहाँ आसमान साफ रहेगा, लेकिन इसके उलट कनकनी बढ़ेगी, यानी ठंड बढ़ेगी। अभी ठंड से बचने का एक तरीका लोगों ने इजाद किया है। एक ही तरीका जो है वो चाय पीना है। कितना चाय पी लेते एक दिन में? 5 कप 6 कप 10 तक कनकनी लगती है उतनी ज़्यादा चाय पीते हैं। चाय तो दिन भर में 5-6 चाय कप हो जाती है ठंड के कारण से। और हम लोग तो चाय से और एथी से मतलब शहर में है, इसलिए देहात के लोग बस लकड़ी या हाँ बस। और सारा देहात जब भी घूमे हैं अभी तो उन लोग को भारी नुकसान ये ठंड से पड़ रही है। जैसे आलू नहीं हो पाया, गोभी नहीं हो पाया, इसके कारण मार्केट में हम लोग को उसका कीमत चुकाना पड़ रहा है। हाँ, हम लोग सारे देहात घूमे, इस बार आलू का फसल इतना ख़राब हुआ है एथी के कारण से, ये ठंड के कारण से, कि आलू अभी भी 30 रुपया किलो है मार्केट में। प्याज 40-50। साथ आलू की भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हाँ, क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी है आलू की। आलू हो नहीं पाया, बंधा गोभी सब में एक समय में इसी सीजन में हम लोग 5 रुपया 10 रुपया में खरीदा करते था, 40 रुपया एक छोटा सा गोभी। चाय एक सहारा बनता है, इसके अलावा और क्या क्या सहारा बनाते हैं लोग? क्योंकि ग्रामीण लोगों की बात कर रहे थे कि वहाँ लकड़ी की व्यवस्था होती है, अलाव जला लेते हैं, लेकिन शहरी लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाय ही एक सहारा नजर आता है या और कुछ भी इंतजाम रहता है? और शाम को थोड़ा होली हल्का फुल्का अल्कोहल लेते हैं बस। चाय वाले से जरा बात करते हैं कि ठंड में कितनी ज़्यादा बिक्री बढ़ जाती है चाय की? थोड़ा बढ़ जाती है, हो जाती है। सुबह के वक्त लोगों की भीड़ ज़्यादा देखने को मिलती है। सुबह के वक्त भीड़ ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे राजधानी में कनकनी बढ़ रही है, वैसे ही चाय की दुकानों पर लोगों की शिरकत उसी तादाद में बढ़ रही है। लोगों का एक ही सहारा है, शहरी लोगों का खासकर एक ही सहारा होता है चाय, अपनी ठंड को, अपनी कनकनी को दूर करने का। कैमरामैन संजय के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। जमशेदपुर में हाड़ कंपाने वाली ठंड में तापमान 7 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। ऐसे में लोग गर्म कपड़ों और अलाव के सहारे ठंड से लड़ रहे हैं। सागची बाजार में इस ठंड में कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बाद जमशेदपुर शहर में लगातार 2 दिन से हो रही थी बारिश। उसके बाद बारिश बंद होते ही बादल जैसे ही हटा, कड़ाके की ठंड ने लोगों को ठिठुरने से मजबूर कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं सागची बाज़ार में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिष्टोपुर का जुगली पार्क गेट है। यहाँ पे जो फेमस चाय होता है वो मिट्टी के प्याले में चाय बिक्री होता है। लोगों को काफ़ी यहाँ ये जो मिट्टी का आपको दिखाना चाहूँगा प्याला जो है, इसी में लोग चाय पीते हैं और ठंड से बचते हैं। मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा, पहले दुकानदार से बात करूंगा। आप बताइए ठंड में किस तरह चाय की बिक्री होती है? चाय की बिक्री ठंड में अब दिन का पैसा तो बढ़ गया है। ठंडा जैसे बढ़ रहा है चाय की बिक्री बढ़ रहा है। आज थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, बादल फटा हुआ है, तो आज बिक्री बहुत अच्छा है और दिनों से अच्छा है बिक्री। ठंड को चाय के सहारे बिता रहे हैं और क्या करेंगे। इतनी ठंड है तो चाय ही एक रिलीफ देती है इस पूरे ठंड में। बस चाहिए एक सहारा ठंड के लिए। हम लोग डेली आते हैं चाय पीने यहाँ लोग बस चाय के ही सहारा जो शाम होता है ठंड बिताते हैं। और ठंड का जो असर है वो कहीं ना कहीं अभी आने वाले दिन में मौसम विभाग की तरफ से, जैसा कहा गया है कि मौसम विभाग की तरफ से 3-4 दिन इसी तरह का कड़ाके की ठंड रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। बर्फबारी का मजा आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज भी उठा रहे हैं। मसूरी के सुपर कूल वेदर में टीम इंडिया के कूल क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पहुंचे। धोनी ने यहां पिछले दिनों पहुंचे और उनके साथ उनकी पत्नी साक्षी और उनकी बेटी जीवा भी मौजूद रहीं। जहां धोनी ने अपनी बेटी के साथ स्नोमैन बनाया और उनकी पत्नी साक्षी ने दोनों का वीडियो शूट किया। जामताड़ा से 10 किलोमीटर और मेहिजाम से 9 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की गोद में बसा है लदना। ये जामताड़ा का एक लौता पर्यटन क्षेत्र है। नए साल के पहले सप्ताह में यहां भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, जहां पिकनिक के साथ पर्वत श्रृंखला और नौका विहार का मजा लिया जा रहा है।
जामताड़ा का इकलौता पर्यटन क्षेत्र लदना। नए साल में दूर दूर से पहुंच रहे सैलानी, सुविधाओं की कमी से हो रही परेशानी। जामताड़ा का इकलौता पर्यटन क्षेत्र लदना, जहां दामोदर नदी किनारे का पर्वत श्रृंखला लोगों को आकर्षित कर रहा है। दूर दूर तक फैली नदी की शांत लहरें, उस पर बिछी सूर्य की सुनहरी किरणें सैलानियों को खूब आकर्षित कर रही हैं। पहाड़ के शिखर पर बना है 2 व्यू हुसैन, जहां से प्रकृति के मनमोहक नजारे देखते ही बनते हैं। प्रकृति के सानिध्य में शांति के 2 पल बिताने भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नेचर को जो महसूस करना वो यहाँ हम लोग कर सकते हैं, और खराबी यह है कि इस अच्छे वातावरण को भी लोग दूषित कर रहे हैं। सारी तरफ यहाँ कचरा का अंबार दिख रहा है, और वॉशरूम वगैरह बना है बट उसमें ताला लगा हुआ, तो बनाना नहीं बनाना वो एक बराबर ही है, और जगह की थोड़ी सी कमी है, थोड़ा इसको डेवलप करना चाहिए। और पिकनिक के लिए पहुंचे सैलानी नौका विहार का आनंद लेना नहीं भूलते। हालांकि यहाँ आए लोगों को सुविधाओं की कमी से परेशानी भी हो रही है। दूर से आने वाले लोगों की माने तो होटल और कैफे जरूरी है। पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, लेटरिन बाथरूम में भी पानी नहीं है, यहाँ चापाकल खराब है वो भी ठीक नहीं किया है, बिजली का भी कोई कनेक्शन नहीं है। आकर्षित यहाँ का पानी करता है, ये पहाड़ करता है, और ये स्पॉट जैसे खाली एरिया है, आके बैठिए पिकनिक कीजिए, यही अच्छा है। झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, लेकिन जरूरत है कि सरकार सुविधाओं का विकास करे ताकि आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी न हो। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह की रिपोर्ट। सर्दी का मौसम शुरू होते ही देवघर में प्रवासी पक्षियों का आना भी शुरू हो जाता है। साइबेरिया और मध्य एशिया के देशों से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ये पक्षी देवघर पहुंचते हैं। ऐसे में जिले के कई तालाब रंगीन प्रवासी पक्षियों की वजह से आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। खास बात है कि इनकी सुरक्षा स्थानीय ग्रामीणों के जिम्मे होती है। इसे प्रकृति की बड़ी देन बताते हुए स्थानीय लोग ऐसे तालाबों को अब पर्यटन के नजरिए से विकसित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं वन विभाग भी इस अद्भुत नजारे को सहेजने के लिए तत्पर दिख रहा है। के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देवघर नगरी में विदेशी पक्षी साइबेरिया से और यूक्रेन से सभी जगह से यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं, और यहाँ का इतना अच्छा वातावरण है कि हर साल इस मौसम में जो है पक्षी जो है कि हजारों किलोमीटर दूर से जो है उड़ करके यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर जो है कुछ दिन रह करके ये लोग गुजार करके फिर वापस लौटते हैं। के लिए सुविधा नहीं है, हम लोगों को सुविधा देना चाहिए यहाँ के देवघर वासियों को और जिला प्रशासन को, और ऐसे जगह को सौंदर्यीकरण करके पर्यटन के रूप में विकसित करना चाहिए, जिससे